Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों मैं अपने इस चैनल पे बीएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पढ़ाती हूँ। ये मेरा आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वेक्टर कैलकुलस का, जिसका आज लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें मैं आपको लाइन इंटीग्रल निकालना सिखाऊंगी। बच्चों लाइन इंटीग्रल एक लंबा टॉपिक है जिसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी डिफरेंट वैरायटी के। तो इसकी 2-3 वीडियोस बनेगी। तो ये पार्ट 1 है आपका लाइन इंटीग्रल के ऊपर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो लाइन इंटीग्रल क्या चीज़ है। देखिए इससे पहले हमने मल्टीपल इंटीग्रल किया था जिसमें हमें डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन करनी सीखी थी। अब लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का साइन तो एक सिंगल ही दिखाई देगा आपको। ठीक है, जो प्रॉपरली आप इंटीग्रेट आज तक करते आए हैं, 12th में जो आपने सीखा कि इंटीग्रेट हम इंटीग्रैंड जो भी होता है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। अब हमें उसको क्या करना है, किसी कर्व के अलोंग इंटीग्रेट करना है। ठीक है, जो भी इंटीग्रेशन आप करते हैं वो किसी कर्व के अलोंग करनी है। जैसे ये देखिए आप, ये मैंने XYZ प्लेन बना दिया और ये कोई भी एक कर्व बना दिया C। अब आपको जो अपना फंक्शन इंटीग्रेट करना है ना, वो इस कर्व के अंदर करना है, इस कर्व के अलोंग करना है। तो इस कर्व के देखो आप सबको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, फाइनाइट सम है। तो हम अभी भी वही चीज़ यूज़ करेंगे कि हम ये जो हमारा कर्व गिवन है इसका हमने पार्टीशन कर लिया, काफ़ी सारे पॉइंट बना दिए। T0 T1, ये जो रेड मार्क्स है ना, ये पार्टीशन है। T0 T1 T2 T3 T4 ऐसे करके मैंने A से स्टार्ट हुआ और B पे ख़त्म हुआ, तो A का नाम रखा T0 और लास्ट में जो पॉइंट था B मेरा, वो था मेरा Tn। ठीक है, मुझे इस पार्टीशन के अलोंग जो है, ये पार्टीशन में मैं क्या करूँगी, एक सिंगल एलिमेंट ले लूँगी, कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया मैंने, सपोज Tk लिया। तो Tk बेटा मेरा क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट कार्टेशियन फॉर्म में क्या होंगे, x के स्टार, y के स्टार, z के स्टार, कोई भी कार्टेशियन फॉर्म में हमने उसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए। ये कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट है। ठीक है, और मैंने क्या किया, देखो मैंने माना हुआ है कि C एक स्मूथ कर्व है। स्मूथ मतलब जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या हैं, x इक्वल टू एक्स टी, वाई इक्वल टू वाई टी, z इक्वल टू जेड टी। इट मीन्स दैट x is in terms of t, y is also in terms of the parameter t and z is also in terms of parameter t। और t की रेंज a से b है, इसीलिए मैंने a को t0 माना और b को tn माना। ठीक है, दैट लाइज विद इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो मुझे अब ये जो फंक्शन f है ना, इसको इंटीग्रेट करना है अलोंग दिस कर्व c। जो ये मेरा कर्व बना हुआ है ना डायग्राम के अंदर, इस कर्व के अलोंग मुझे जो है अपना फंक्शन इंटीग्रेट करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हमने जो एक एलिमेंट लिया है, हम उस पॉइंट उसके अलोंग आंसर निकाल लेंगे और उसका सम कर लेंगे, जैसे फाइनाइट सम निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, f को आर्बिट्ररी पॉइंट x के स्टार, y के स्टार, z के स्टार पे ले लिया, और डेल्टा s के क्या हो गई मेरी, डेल्टा s बताता है आर्क लेंथ। ठीक है, आर्क लेंथ जो है आपकी, जैसे ये आर्क लेंथ है, जो ये पॉइंट है ना, इसके ये जो कर्व्स बन रहे हैं छोटे छोटे पार्टीशन, दो पार्टीशन के बीच की जो लेंथ है उसको बोल देंगे आर्क लेंथ है। ठीक है, हमने इसके ऊपर फाइनाइट सम ले लिया एंड इफ उसकी फिर लिमिट ले ली, तो ये मुझे क्या मिल गया, लाइन इंटीग्रल मिल गया, प्रोवाइडेड दिस लिमिट शुड एग्जिस्ट। ठीक है, और बेटा ये तो मेरा लाइन इंटीग्रल बन गया। अब मैं अगर इसको इस डेफिनेशन से प्रूफ करने लगूंगी और सॉल्व करने लगूंगी तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमें इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, वो पैरामीट्रिक इक्वेशन इस्तेमाल करके मैं कैसे सॉल्व करना आपको सिखाऊंगी क्वेश्चन के अंदर, वो आप क्वेश्चन में ही देख लेना। ये पर डेफिनेशन थी लाइन इंटीग्रल की, राइट। अब आप देखिए, एक और टर्म है मेरे पास कि अगर जो C है वो मेरा क्लोज्ड कर्व हो, जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया हुआ वो क्लोज्ड कर्व नहीं है। क्लोज्ड कर्व हो जैसे सर्कल है, वो क्लोज्ड कर्व है। अगर क्लोज्ड कर्व होता है ना, तो लाइन इंटीग्रल को हम इससे भी डिनोट कर देते हैं। जहां मेरी पेंसिल है, ये देखिए, मैं यहाँ पे भी बना के दिखा देती हूँ आपको, सॉरी, ये देखो आप अभी तक तो लाइन इंटीग्रल को एफ डी एस और नीचे सी मतलब अलोंग द कर्व सी, आप लाइन इंटीग्रल को इवेलुएट करते आ रहे थे। अगर ये सी क्लोज्ड कर्व होता है ना, तो हम ऐसे इंटीग्रल के साइन के ऊपर ऐसे सर्कल बना देते हैं। ये सर्कल बताता है कि हम क्लोज्ड कर्व के अलोंग निकाल रहे हैं। निकालने का तरीका बिल्कुल सेम रहता है। इट इज़ जस्ट अ नोटेशन कि कभी भी आपको इंटीग्रल साइन के ऊपर ऐसे सर्कल लगा हुआ मिल जाए तो इट मीन्स दैट कि जो सी है आपका वो एक क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, तो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ नोटेशन, हार्डली मैटर्स, हमारा निकालने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा।
ठीक है बेटा, अब बात आती है कि ये ds क्या चीज़ है। हमने बताया आपको ds क्या है, s होता है आर्क लेंथ, ds है स्मॉल जो एलिमेंट आपने लिया उसकी आर्क लेंथ। ठीक है, तो उसके लिए बेटा ये फॉर्मूला याद कर लेना कि ds के लिए मुझे फॉर्मूला यूज करना है dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर, इट्स अंडर रूट। अगर आप 2 डायमेंशन में है तो ये आएगा, और अगर आप 3 डायमेंशन में है, मान लीजिए थर्ड डायमेंशन भी है, तो dz बाई dt का होल स्क्वायर भी आ जाएगा, राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द आर्क लेंथ। तो ds की जगह पे मैं ये निकाल कर सब्सटीट्यूट कर दूंगी क्वेश्चंस में, राइट। अब बेटा लाइन इंटीग्रल ना बहुत आसानी से इवेलुएट हो जाता है अगर हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस का इस्तेमाल करें। तो कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर्व्स होते हैं जिनकी पैरामीट्रिक इक्वेशन मैं आपको लर्न करा देती हूँ, और कुछ कर्व्स होंगे जिनकी पैरामीट्रिक इक्वेशन स्टैंडर्ड कर्व्स नहीं है, पर उनको कैसे निकाला जाता है वो भी बहुत आसान है, वो मैं क्वेश्चन आएगा तब आपको क्लियर कर दूंगी। तो देखो बेटा, पैरामीट्रिक इक्वेशन सर्कल की, अगर आपको सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस ए, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन का इस्तेमाल कीजिए x इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इक्वल टू ए साइन टी। ए क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो x इक्वल टू ए कॉस टी और y इक्वल टू ए साइन टी इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस a। और बेटा अगर सर्कल पूरा कंप्लीट लेना है, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में ड्रॉ कर रखा है, चारों क्वाड्रेंट अगर आपको कवर करने हैं तो t की वैल्यू हो जाएगी 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है। अगर सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है तो t हो जाएगा 0 से पाई बाय 2। शुरू के 2 क्वाड्रेंट लेने हो, फर्स्ट और सेकेंड, तो t हो जाएगा 0 टू पाई। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि हमारे को कितना पोर्शन जो है कंसीडर करना है, पर पैरामीट्रिक इक्वेशन यही रहेंगी, x इक्वल टू a cos t and y equal to a sin t where a is the radius of the circle। क्लियर। और देखिए आगे, अगर सर्कल का सेंटर जो है 0 0 ना हो, सपोज कर लो कोई और सेंटर है से h के, ठीक है, और रेडियस a है, तो उसकी इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बनानी है ना, तो बेटा क्या करो, देखो जैसे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स माइनस एच स्क्वायर आ गया ना, तो एक्स माइनस एच को मान लो, एक्स माइनस एच इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए क्या है, रेडियस, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू एच प्लस ए कॉस थीटा। ऐसे बेटा इधर देखो, वाई स्क्वायर की जगह पे वाई माइनस के होल स्क्वायर आ गया ना, तो वाई माइनस के को मान लो, वाई माइनस के इक्वल टू ए साइन थीटा। यहाँ पर भी ए क्या है, आपकी रेडियस है, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन में रेडियस 4 दी हुई है, तो मतलब ए की वैल्यू अगर 4 है तो मेरा बन जाएगा वाई माइनस के इक्वल टू 4 साइन थीटा, ठीक है। तो वाई, अब इस के को इधर ले गए तो क्या बन गया, वाई इक्वल टू के प्लस ए साइन थीटा। अब फिर से थीटा जो है 0 से 2 पाई के बीच में है, अगर पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पाई बाय 2 तक लेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो 0 टू पाई लेंगे, ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट है तो 3 पाई बाय 2 तक ले लेंगे। ऑल राइट, तो ये हो गई आपकी अगर सेंटर अदर देन 0 0 हो तो। ऐसे ही आ जाओ बेटा, अगर इलिप्स दिया हुआ है आपको, ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स अगर आपको निकालनी है, इलिप्स इस फॉर्म का है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपको बेटा कैसे निकालनी है पैरामीट्रिक इक्वेशन, देखो ये जो x बाई ए है, यहाँ पे ये x बाई ए का स्क्वायर है ना, इसको कॉस थीटा मान लो, और इधर ये जो y बाई बी का होल स्क्वायर है ना, इसको साइन थीटा मान लो। तो आप देखो इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन आ रहा है ना, इसलिए मैंने ये सब्सटीट्यूशन ली है। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आया, x इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इक्वल टू बी साइन थीटा। अगेन अगर आपको पूरा इलिप्स कवर करना है, चारों क्वाड्रेंट कवर करने हैं, तो थीटा को 0 से 2 पाई में लेंगे, और अगर डिफरेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फिर से पाई बाय 2 तक लेंगे, ठीक। अब इलिप्स भी बेटा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटर हमेशा 0 0 हो। मान लीजिए जनरल इक्वेशन है इलिप्स की, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर या प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 फॉर्म का है, तो आप क्या करो, वही काम करना है। देखो इधर से याद करने का तरीका भी बहुत आसान है। ये जो पहली वाली टर्म है ये किसका स्क्वायर है, एक्स माइनस एच अपॉन ए का होल स्क्वायर है ना, तो आप x माइनस एच अपॉन ए को कॉस थीटा मान लो, ताकि जब उसका स्क्वायर करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही दूसरी वाली टर्म देखो, y माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है, y माइनस के अपॉन बी का स्क्वायर है, तो आप y माइनस के अपॉन बी को साइन थीटा मान लो। तो जब हम ये सब्सटीट्यूशन करते हैं तो बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 विच इज ट्रू। तो ये मेरी इक्वेशंस बन गई पैरामीट्रिक। इसको सॉल्व कर लो, x माइनस एच बाई ए कॉस थीटा को,
इक्वल टू कॉस थीटा को तो ये बन जाएगा x इक्वल टू एच प्लस ए कॉस थीटा और y इक्वल टू के प्लस बी साइन थीटा। और थीटा देख लेंगे, जितने क्वाड्रेंट में हमें एलिप्स लेना होगा उतने मेरे पास थीटा की रेंज आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो मैंने इसलिए इसको इस फॉर्म में याद कराया पैरामीट्रिक इक्वेशन को कि आप ये देख लो कि आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या सब्सटीट्यूशन लेनी है। तो इससे आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन आराम से लर्न हो जाएंगी। ठीक है, एक बेटा आप देखोगे कि लाइन इंटीग्रल के अंदर लाइन सेगमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत आएंगे आपके पास कि मतलब लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो उसमें ना जनरली वेक्टर इक्वेशन हम पहले निकाल लेते हैं, फिर वेक्टर इक्वेशन से हम पैरामीट्रिक इक्वेशन बना लेंगे लाइन सेगमेंट की। तो मान लीजिए मेरे पास आता है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, कोई भी दो पॉइंट दिए हुए मुझे x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो मुझे इनका नाम मैंने रख दिया R0 और R1। तो इनसे लाइन ज्वाइनिंग जो मुझे निकालनी होगी वो क्या होगी, 1 माइनस टी R0 प्लस टी R1। तो ये क्या होगा बेटा मेरा, ये भी एक कोई भी फंक्शन निकल कर आ जाएगा टी की फॉर्म में। तो उसका जो x कोऑर्डिनेट उठाओगे आप, ठीक है, उसका जो x कोऑर्डिनेट आप उठाएंगे तो वो बन जाएगा x की पैरामीट्रिक इक्वेशन, x इक्वल टू एक्स टी फॉर्म आ जाएगी। y का निकालोगे तो y इक्वल टू वाई टी की फॉर्म आ जाएगी, और z कोऑर्डिनेट z इक्वल टू जेड टी फॉर्म का होगा, तो वो उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन जाएंगी। तो ये मैंने जो यहाँ लिखी है आर टी इक्वल टू 1 माइनस टी R0 प्लस टी R1, इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, ये काफ़ी क्वेश्चंस में यूज होगी। आपको जो मेन इस चैप्टर में काम करना है वो ऐसे ही लाइन सेगमेंट पे, सर्कल पे, एलिप्स पे, स्फीयर पे, सिलेंडर पे, इन सब पे काम करना है। इसलिए मैंने पहले ही इनकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपको समझा दी हैं, तो इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो टी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होती है, हमेशा इसी के बीच में होगी अगर आप वेक्टर इक्वेशन निकाल रहे हैं लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग यानी 2 पॉइंट्स। ठीक है, और इसमें बेटा मैंने पॉइंट 3 डायमेंशन का लिया था x1 y1 z1, बाई चांस 2 डायमेंशन हो तो भी यही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, आ जाइए आगे, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस स्फीयर। अब आपके पास स्फीयर है विद सेंटर 0 0 0 एंड रेडियस a। तो बेटा अगर आपको याद हो तो मेरा मल्टीपल इंटीग्रल्स का जो चैप्टर था उसके अंदर मैंने सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का भी एक लेक्चर बनाया था। तो मैंने आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए याद कराई थी इक्वेशंस क्या होती हैं, x इक्वल टू ए कॉस थीटा साइन फाई, y इक्वल टू ए साइन थीटा साइन फाई और z इक्वल टू ए कॉस फाई। तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन स्फीयर की यही वाली आ जाती हैं। आपने देखा भी था कि अगर मैं इन सब को x y z को इसमें डालूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में तो मेरा a स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन स्फीयर की ये रह जाएंगी आपकी। क्लियर, नेक्स्ट देखो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर। देखो सिलेंडर कैसा होता है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, मतलब सर्कल है। अब सर्कल को हाइट देते चले जाओगे आप, z इक्वल टू जेड, मतलब z की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो क्या बन जाता है, सर्कुलर सिलेंडर बन जाएगा मेरा। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन किस फॉर्म की आ जाएंगी, जैसे सर्कल की थी x इक्वल टू ए कॉस टी और y इक्वल टू ए साइन टी, ये तो आएंगे ही आएंगे। अब सिलेंडर है, थर्ड डायमेंशन चाहिए, तो वो क्या है मेरी, जो भी z की वैल्यू आपकी लिखी होगी क्वेश्चन में, z इक्वल टू जेड, आप वही ले लेंगे। ठीक है, तो ये मेरी बन जाती है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। राइट, अब देखो बेटा कि इन सब को इस्तेमाल करके मैं लाइन इंटीग्रल कैसे निकाल सकती हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं बेटा, इवेलुएट दिस इंटीग्रल फॉर सी जो भी कर्व, जिस मतलब ये इंटीग्रेंड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है ओवर दिस कर्व सी, और सी खुद अपने आप में ही उन्होंने आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है। अगर हमें क्वेश्चन में खुद ही पैरामीट्रिक फॉर्म में मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर वो पैरामीट्रिक फॉर्म में हमें नहीं देता तो हमें उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में बनाना पड़ता है, उससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता। तो देखो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करें, ds निकाल लीजिए। तो ds का फॉर्मूला होता है आपके पास ds इक्वल टू dx बाय dt होल स्क्वायर प्लस dy बाय dt होल स्क्वायर, इट्स अंडर रूट। ठीक है, वैल्यू डालो, देखो x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, e माइनस टी कॉस टी का साइन टी आ जाएगा माइनस साइन के साथ, प्लस e माइनस टी कॉस टी एज इट इज, और e माइनस टी का डिफ्रेंसिएशन e माइनस टी माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका डिफ्रेंसिएशन। टी वाई बाई डी टी निकालना है, तो y का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो यही आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल से सब निकाल सकते हैं डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट रूल से इसका डिफ्रेंसिएशन आ गया। राइट,
अब इस स्क्वायर को खोल लीजिए, तो देखो मेरा क्या आ जाएगा, देखो माइनस साइन को कॉमन निकाल के स्क्वायर किया तो खत्म हो गया, ई माइनस टी का ई माइनस 2t आ जाएगा, अंदर आ जाएगा मेरा साइन टी प्लस कॉस टी होल स्क्वायर। इधर से भी ऐसे ही कर देती हूँ, ई माइनस टी का होल स्क्वायर करूँगी तो ई माइनस 2t आ जाएगा और अंदर बच जाएगा कॉस टी माइनस साइन टी का स्क्वायर, राइट। अब देखो बेटा इसको सॉल्व करते हैं, तो ई माइनस 2t कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 2 साइन टी कॉस टी, 2 कॉस टी साइन टी, और दूसरे वाले को भी खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, यही आएगा स्क्वायर खोल के, राइट। अब आप सबको पता है कि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी आपका 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन टी कॉस टी है, अच्छा सॉरी ये तो कट गया आपस में, ठीक है, तो मेरे पास 1 प्लस 1 2 आ गया, तो रूट 2 ई माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि ई माइनस 2t के ऊपर अंडर रूट है, तो अंडर रूट मतलब पावर 1/2, तो 1/2 से 2 कट के ई माइनस टी आ जाएगा, तो ये मेरा आ गया डी एस इज इक्वल टू दिस बाई डी टी। अच्छा फॉर्मूले में यहाँ पे डी टी भी है, ठीक, इट इज़ बेटर है अगर आप इसको लिख लें डी एस अपॉन डी टी, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, ऐसे ही लिख लेते हैं, इट इज़ मच बेटर, राइट। तो ये आ गया। अब बेटा मैं अपना कंसीडर कर लेती हूँ गिवन क्वेश्चन, तो मेरा गिवन क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एस, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एस बाई डी टी इंटू डी टी, यही लिख सकती हूँ। अब आप देखिए x मुझे क्वेश्चन में गिवन है e माइनस टी कॉस टी, तो इसका स्क्वायर हो गया, y मुझे गिवन है e माइनस टी साइन टी, तो इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। डी एस बाई डी टी मेरा आया है रूट 2 ई माइनस टी इंटू डी टी। क्वेश्चन में मुझे t की वैल्यू दी हुई है बेटा 0 से π/2। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो सॉल्व करो, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा e माइनस 2t कॉस स्क्वायर टी प्लस e माइनस 2t साइन स्क्वायर टी, ठीक है, रूट 2 e माइनस टी डी टी, और t की वैल्यू है 0 से π/2, ठीक है। अब e माइनस 2t कॉमन निकाल लूँगी, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 हो गया इंटू रूट 2 e माइनस टी डी टी, ठीक है, t है मेरा 0 से π/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा e माइनस 3t रूट 2 डी टी, t है 0 से π/2, इंटीग्रेशन कर दो बेटा, रूट 2 e माइनस 3t अपॉन माइनस 3 आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 आपकी लिमिट आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा माइनस रूट 2/3 e माइनस 3 π/2 माइनस, अब e की पावर 0 आती है 1, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 1। इज दैट क्लियर क्लास? ये आपका बन गया लाइन इंटीग्रल, जो हमें गिवन क्वेश्चन था उसका, अगर हमें पैरामीट्रिक गिवन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती निकालने में, राइट। चलो और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, देखो इवेलुएट दिस लाइन इंटीग्रल वेयर c इज इक्वल टू दिस। देखो पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि पहले क्वेश्चन में सिर्फ x और y थे, इस क्वेश्चन के अंदर x, y और z तीनों चीजें हैं, मतलब पहले वाला क्वेश्चन सिर्फ r स्क्वायर में था, ये वाला क्वेश्चन आपका r क्यूब में है, तो हार्डली मैटर्स, हमें पता है कि हमें कैसे करना है, एक और टर्म आ जाएगी। तो सबसे पहले बेटा dx बाई डी टी ds बाई डी टी निकालते हैं। अब फॉर्मूले में अगर क्योंकि 3 दे रखे हैं, r क्यूब है, तो dz बाई डी टी का होल स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। अगर 2d होता आपके पास, r स्क्वायर का क्वेश्चन होता, तो dz बाई डी टी की टर्म नहीं आती, ठीक है। आप देखो dx बाई डी टी क्या होगा, cos t का डिफरेंशिएशन विच इज माइनस टी माइनस साइन टी, dy बाई डी टी का डिफरेंशिएशन cos t, dz बाई डी टी का डिफरेंशिएशन 1, राइट। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 1, राइट। तो ये क्या आ जाएगा 1 + 1 2 √2 आ गया, क्लियर। अब देखो कंसीडर कर लो आपका जो भी क्वेश्चन है, y साइन z ds ओवर द कर्व c, वैल्यू डालो। देखो y की वैल्यू, इसको पहले हम एक बारी उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, y साइन z ds बाई डी टी इंटू डी टी फॉर्म में, ठीक है। अब वैल्यू डाल दो इसकी, y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है साइन t, साइन z की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है t,
ds बाई dt आया मेरा √t और dt, और t की वैल्यू कितनी है 0 से 2 पाई, तो t की वैल्यू है मेरी 0 से 2 पाई। ठीक है, तो मेरा ये बेटा कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करके, देखो √2 साइन स्क्वायर टी आ गया। मैं एक काम करती हूँ, इसको 4 टाइम्स 0 to π/2 कर लेती हूँ, साइन स्क्वायर टी डी टी। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पावर का क्वेश्चन था साइन की, और मुझे पता है मेरे पास रिडक्शन फॉर्मूला है अगर 0 से π/2 के अंदर लिमिट दे रखी हो। तो देखो कैसे यूज़ करेंगे, देखो रिडक्शन फॉर्मूला अगर याद है तो आपको, साइन की पावर दे रखी है 2, तो पहले डिनोमिनेटर में आ गया 2, फिर एक कम किया 2 के बाद 1, और अगर 1/2 पे मेरा खत्म होता है तो π/2 भी साथ में आ जाता है। ठीक है, तो मेरा इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। मैंने बहुत बारी इंटीग्रेशन कराया रिडक्शन फॉर्मूला से, तो 2 2 सा 4, 4 से 4 कट गया, तो मेरा आंसर आ गया √2 पाई। इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है, तो इस तरीके से आप r³ के अंदर अगर लाइन इंटीग्रल गिवन हो तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, देखो evaluate the line integral this one where c consist दो बारी आ गया, where c consist of the line segment c1 from -3 to 3 to 0 to 0 and followed by the portion of the curve this one। देखो जरा ज़रूरत नहीं है डायग्राम की, उसके बगैर भी हो जाएगा, फिर भी देख लेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा कि मेरा कर्व सी क्या है। देखो पहले 0 0 पॉइंट ये होगा, -3 मतलब x एक्सिस पे -3 और y एक्सिस पे 3, तो ये पॉइंट हो गया मेरा। ठीक है, तो -3 to 3 से 0 to 0 का पॉइंट, यानी कि ये तो है मेरा C1। उसके बाद उसने बोला है 0 0 से 2, 1 तक 16y = x4, 16y = x⁴ ही है। ठीक है, तो इसका ग्राफ बेटा ऐसा होगा, 16y = x⁴ का ग्राफ, और मुझे कौन से पॉइंट तक जाना है 2, 1 तक। तो मेरा जो लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट होना है वो ये C2 कर्व है, वो ऐसे चाहिए, यहाँ पर चाहिए और इस पर चाहिए। देखो बेटा 16y = x4 तो ऊपर तक जा रहा है कर्व, पर मुझे कहाँ तक चाहिए, सिर्फ यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है, जो ये रेड पोर्शन है इसके ऊपर मुझे अपना फंक्शन इंटीग्रेट करना है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, हमें इंटीग्रल किसका निकालना है, देखो c xy ds है। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, एक तो c1 के अलोंग और साथ में c2 के अलोंग। तो दो पार्ट्स में क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक बार अलोंग c1, दूसरी बार अलोंग c2, राइट। तो देखो बेटा पहले C1 का काम कर लेते हैं। C1 क्या है बेटा, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -3 to 3, -3 3 to 0 0। तो पहले तो इसी का काम करते हैं। देखो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग -3 3 to 0 0। ठीक है, कैसे सिखाया मैंने, जो भी पहला पॉइंट है उसको R0 मान लो, जो दूसरा पॉइंट है उसको R1 मान लो। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन इसकी कैसे मिलती है, अभी अभी फॉर्मूला आपको सिखाया भी था मैंने। तो देखो RT = 1 - TR0 + TR1, जहाँ पे T हमेशा आपका 0 से 1 के बीच में होता है। बेटा इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लेना, इस चैप्टर में ये पता नहीं कितनी बार यूज़ होने वाला है। तो 1 - T, R0 है -3 3 और R1 है आपका 0 0। क्लियर? तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो इसको सॉल्व करो। 1 - T को अंदर ले गए तो -3 1 - T और 3 1 - T। ठीक है, और इसको T को अंदर ले गए, मल्टीप्लाई किया 0 0 से, तो 0 0 आ गया। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट ऐड कर दिए तो मेरे पास आ गया -3 1 - T 3 1 - T। ये आ गया सॉल्व करके। अब बेटा जो पहले वाला कोऑर्डिनेट है वो होगा x, तो x की वैल्यू आ गई -3 1 - T। ठीक है, और y कितना आ जाएगा मेरा 3 1 - T। तो मेरी ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन बन के आ गई। पैरामीट्रिक इक्वेशन का मतलब होता है बेटा जैसे x y है तो x और y की दोनों की इक्वेशन अलग अलग आएगी इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर t। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने वेक्टर इक्वेशन से पैरामीट्रिक इक्वेशन निकाल ली लाइन की, और इसमें t हमेशा 0 से 1 होगा, राइट। अब पहले अलोंग C1 हम जो है अपना
वो इवेलुएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा मेरा C1 के लिए एक्स वाई डी एस बाई डी टी इंटू डी टी अलॉन्ग C1। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा बेटा मेरा C1 चाहिए मुझे। C1 मेरा क्या है लाइन सेगमेंट है, तो मुझे x और y की वैल्यू डालनी पड़ेगी इसके अंदर पहले। तो x की वैल्यू कितनी है मेरी, x की वैल्यू कितनी है मेरी -3 + 3t। ठीक है, x की वैल्यू यही है मेरे पास -3 + 3t, और y की वैल्यू क्या है मेरी 3 - 3t, यही है। ds/dt मुझे चाहिए जो मैंने अभी नहीं निकाला, तो मुझे पहले ds/dt बच्चों निकाल लेना चाहिए। तो ds/dt बेटा क्या होता है dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर, इट्स अंडर रूट। तो बेटा dx/dt क्या हो जाएगा मेरा, x है मेरा -3 + 3t, तो dx/dt हो गया मेरा 3 इसका स्क्वायर, और dy/dt हो गया मेरा -3 इसका स्क्वायर आ गया। तो 3² 9 + 3² 9, तो ये आ गया मेरा √18। क्लियर है, तो मैं क्या करूंगी ds/dt की वैल्यू इसके अंदर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसकी √18 वैल्यू डाल देते हैं हम, √18 वैल्यू डाल देते हैं ds/dt की, तो मेरे पास आ जाएगा √18 dt, और t हमेशा 0 से 1 होगा अगर लाइन सेगमेंट की बात हो रही है। अब बेटा इसको इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले इसकी थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए मेरे पास। तो ये देखो ये है 3t - 3, और ये तो माइनस कॉमन निकाला पहले वाली टर्म में से, तो ये बन गया 3 - 3t। पहली वाली लाइन में से मैंने इसको माइनस को कॉमन निकाला, तो ये 3 - 3t बन गया, और ये भी 3 - 3t √18 dt है। ठीक है, तो √18 t आ गया 0 से 1, 3 - 3t का होल स्क्वायर dt। क्लियर, तो इसका इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा 3 - 3t स्क्वायर है तो 3/3, और t का कोफिशिएंट है -3, तो वो उससे डिवाइड कर देंगे। राइट, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 3 × 3 = 9 हो गया, नीचे माइनस साइन, और जब आप इसमें t की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और t की वैल्यू 0 डालेंगे तो 3 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और साथ में माइनस साइन भी आ जाएगा क्योंकि f भी -fa होता है ना। राइट, तो ये सॉल्व 3 × 3 = 9, 3 × 27, 9 3 √18। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको मैं लिख सकती हूँ 9√2, क्योंकि देखो 18 के फैक्टर्स बनाओगे तो 2 9 × 18 ये आ गए, तो 3 बाहर आ गया, अंदर 2 चला गया, तो 3 3 = 9√2। क्लियर हो गया, तो ये तो बेटा मेरा अलोंग C1 निकला है। ठीक है, अब C2 क्या चीज़ गिवन है मुझे, C2 मुझे दिया हुआ है कर्व 16y = x⁴ बिटवीन द पॉइंट 0 0 to 2 1। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए कि ये कैसे सॉल्व होगा। अब जैसे मुझे इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन चाहिए 16y = x⁴, तो बेटा बहुत आसान है, आप क्या करो x को t मान लो। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा बेटा मेरा x⁴/16, यानी कि t⁴/16। तो मेरी पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ गई x = t, y = t⁴/16। राइट, अब बात आती है कि t की वैल्यू क्या होगी। देखो जरा, मेरा x y अगर है 0 0, ठीक है, क्योंकि पहला पॉइंट 0 0 दे रखा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, x की जगह मैंने लिखा t, y की जगह मैंने लिखा t⁴/16, तो वो हो गया मेरा 0 0। इसका क्या मीनिंग है, t हो गया मेरा 0। ठीक है ना, क्योंकि पहले कोऑर्डिनेट को पहले से मैच किया, x कोऑर्डिनेट को x से मैच किया, तो t की वैल्यू आ गई 0। दूसरे y कोऑर्डिनेट में डाल के देख लिया 0, तो वो भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, ऐसे ही बेटा मेरा xy दूसरा क्या दिया हुआ है 2, 1, तो x की जगह पे मैंने लिखा t, और y की जगह लिखा t⁴/16, दिस इज इक्वल टू 2, 1। अब इसकी मैचिंग करो, देखो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से करोगे तो t की वैल्यू 2 आ गई। अब t⁴/16 है, ये 1 डालोगे तो भी आपकी t की वैल्यू 2 ही आएगी, तो इट इन एनी केस t की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो हमारी t की जो रेंज आएगी फॉर C2 दैट इज 0 to 2। क्लियर, अब इसका लाइन इंटीग्रल बेटा कैलकुलेट करते हैं ओवर C2।
ठीक है। अच्छा, मेरे को dx बाई डी टी रह गया निकालना, ds बाई डी टी। अब देखो ds बाई डी टी क्या होगा, dx बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी का होल स्क्वायर, इट्स अंडर रूट। क्लियर। तो मेरा x है बेटा, x मैंने लिया हुआ है, एक मिनट, t, और y मैंने लिया हुआ है t 4/16 है ना, t 4/16। तो देखो dx बाई डी टी आ गया मेरा 1 और dy बाई डी टी मेरे पास क्या आ गया 4t³/16 यानी कि t³/4। तो dx बाई डी टी की जगह 1 आ गया और dy बाई डी टी की जगह t³/4 का स्क्वायर आ गया। ठीक, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 4 4 जा 60। क्लियर, ये आ जाएगा। जिसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर। अब कंसीडर करते हैं अपना C2। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा बेटा, एक्स वाई डी एस अपॉन डी टी इंटू डी टी। इसका मतलब अब देखो t की रेंज मुझे मिल चुकी है 0 to 2, x मेरा t है, y मेरा t 4/16 है और ds बाई डी टी मेरा आया है 16 प्लस t की पावर 6 अंडर रूट अपॉन 4 इंटू डी टी। बस अब ये नॉर्मल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो जरा मैं एक बार इसको रब कर लेती हूँ क्वेश्चन को, एक सेकेंड, ये रब कर देते हैं क्वेश्चन। ये देखिए, चलिए देखो इस इंटीग्रेशन को नीचे उतार लेते हैं जरा, थोड़ा सिंप्लीफाई करके। ये देखो ये मेरा बन गया बेटा t5 16 4 जा 64 t 0 to 2 16 प्लस t की पावर 6 dt। ठीक है, अब देखो सब्सटीट्यूशन यूज़ करनी पड़ेगी। सपोज कर लो 16 प्लस t की पावर 6 को मैंने m मान लिया, तो ये आ जाएगा 6t5 dt इक्वल टू dm। अब जब भी आप सब्सटीट्यूशन करते हैं तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंजेस, तो व्हेन t इज 0 इम्प्लाइज m क्या आ जाएगा, देखो t को 0 डालोगे आप इस वाली इक्वेशन में, ये जो भी इक्वेशन है इसमें डालोगे t को 0 तो क्या आ रहा है, m की वैल्यू 16 आ रही है और t को आपने 2 डाला तो m की वैल्यू कितनी आ गई 16 प्लस 2 की पावर 6, तो ये बन जाएगी आपकी 16 प्लस 64 दैट इज 80। ठीक है, तो मेरा लाइन इंटीग्रल क्या आ जाएगा बेटा, इसका नाम हम रख देते हैं सपोज आई। ठीक है, इसका लाइन इंटीग्रल का नाम आई रख दिया, तो मेरा आई इक्वल टू 1/64, टी की जगह आ जाएगा m गोइंग फ्रॉम 16 to 80। अब t5 की जगह बेटा क्या आ जाएगा, t5 dt की जगह dm अपॉन 6 और 16 प्लस t6 की पावर रूट m। क्लियर हो गया ये बात। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा बेटा, सॉल्व करके 1/64 इंटू 6 मैंने बाहर कर दिया, m 1/2 का इंटीग्रेशन m 3/2 इंटू 2/3 और m की पावर आ जाएगी 16 से 80। ठीक है, रेंज जो आएगी, तो इसको बेटा आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 1/576 80 की पावर 3/2। ठीक है, माइनस 16 की पावर 3/2, तो ये आंसर आएगा आपका अलोंग C2। ठीक है, ये मेरा अलोंग C2 करवाया है। मुझे लाइन इंटीग्रल निकालना था अलोंग C, तो दैट वाज अलोंग C1 एंड अलोंग C2। तो जो दोनों आंसर आपके पास आए हैं उनको ऐड कर दीजिए। पहले वाले ने आंसर दिया था 9√2 और C2 वाले ने आंसर दिया है 1/576 80 3/2 और 16 3/2। तो ये आपका बेटा कंप्लीट इंटीग्रल निकल कर आ गया अलोंग 2 डिफरेंट कर्व्स, जिसको आपने ऐड कर दिया। राइट, तो इस तरीके से बेटा आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अलोंग 2 डिफरेंट कर्व्स अगर आपको गिवन है तो। राइट, और देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4th होगा शायद, है ना। तो इवेलुएट y dx प्लस z dy प्लस x dz। अब देखो r क्यूब के अंदर क्वेश्चन है। ठीक है,
where C is the line segment, ठीक है, C1 from, क्वेश्चन दिया हुआ है 200 फ्रॉम 2000 to 3,4,5 followed by vertical line segment C2 from 3,4,5 to 3,4,0। ठीक है बेटा, अब ये लाइन इंटीग्रल हमें करना है और ये किस में आ गया, आर क्यूब में। अब देखो ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है। एक तो आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब में आ गया, दूसरा जितने भी लाइन इंटीग्रल्स आपने अभी तक निकाले हैं वो सब के सब आपके डीएस की फॉर्म में थे। ठीक है, मतलब एक्स वाई डीएस इस तरीके से लिखा था। अब डीएस की टर्म आपको क्वेश्चन में नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन, ये देखो। अब देखो पहले C1 क्या चीज है, लाइन ज्वाइनिंग 200 to 345, यही है आपके पास। ठीक है, तो इसके इक्वेशन कैसे निकलेगी, सपोज कर लो मैंने पहले पॉइंट को R0 इसको मान लिया और R1 मैंने मान लिया 3,4,5 को। तो मेरी आर टी की वैल्यू क्या होती है, अभी फॉर्मूला याद कराया आपको, 1 - t R0 प्लस t टाइम्स R1। तो 1 - t R0 हो गया 200, t R1 है 3, 4 और 5। सॉल्व करो बेटा, 1 - t को अंदर ले गए तो ये आ जाएगा, t को अंदर लेकर गए तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 2 - 2t प्लस 3t। x कोऑर्डिनेट बेटा x से ऐड करना है, y कोऑर्डिनेट y के अंदर ऐड करना है। ठीक है, और z वाला z के अंदर। तो ये क्या आ गया बेटा, 2 + t 4t और 5t। और आपको पता है कि लाइन सेगमेंट है तो t हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब देखो यहां से पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या मिल गई, देखो पहला कोऑर्डिनेट है वो x है, दूसरा कोऑर्डिनेट y है और तीसरा कोऑर्डिनेट आपका z का होगा। तो आपको dx, y और z तीनों पैरामीट्रिक फॉर्म में मिल गए। अब इधर से आप dx/dt निकाल लीजिए, क्या आ रहा है 1, dy/dt निकालोगे तो क्या आ जाएगा 4 और dz/dt निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा ds/dt का क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, dx/dt होल स्क्वायर प्लस dy/dt होल स्क्वायर प्लस dz/dt होल स्क्वायर, इट्स अंडर रूट, राइट। तो वैल्यू डाल दीजिए बेटा, dx/dt आया 1 तो 1 का स्क्वायर 1, dy/dt आया 4 तो उसका स्क्वायर 16, dz/dt 5 है तो उसका स्क्वायर 25। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये स्क्वायर सॉल्व करके आ जानी चाहिए वैल्यू। अच्छा, मुझे डीएस तो दिया ही नहीं हुआ था क्वेश्चन में, अब की बारी तो मुझे डीएस के लिए मुझे ये चीज चाहिए ही नहीं थी। ठीक है, तो अभी इसको हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए चाहिए होगा तो निकाल लेंगे। क्वेश्चन में डीएस नहीं था ना तो इसलिए रिक्वायरमेंट नहीं थी निकालने की। ठीक है, अब देखो हम कर्व को कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेंट को कैसे निकालेंगे अलोंग कर्व C1। तो y dx प्लस z dy प्लस x dz, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको बेटा मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो y dx/dt प्लस z dy/dt प्लस x dz/dt और इस सारे को मल्टीप्लाई करते हैं dt से, लिख सकती हूँ मैं इसे। अब इसमें बेटा डायरेक्ट वैल्यूज डाल दो। देखो y मुझे क्वेश्चन में मिला जो मेरी पैरामीट्रिक इक्वेशन थी, हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ साइड में, x है 2 + t, y है मेरा 4t और z है 5t, y है 4t और z है मेरा 5t, ये मेरा C1 कर्व दिया हुआ है। ठीक है ना, बस ये वैल्यू डाल देंगे। देखो y की जगह मैंने डाल दिया 4t, dx/dt मेरा आया था 1, z की जगह डाल दिया 5t, dy/dt आया था 4, x की जगह मैंने डाल दिया 2 + t, dz/dt आया था मेरा 5। ठीक है, और t की रेंज मेरी लाइन सेगमेंट है तो 0 से 1। क्लियर, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं बेटा। देखो 4t प्लस 5 4 20t प्लस 2 5 10 प्लस 5t। ठीक है, ये आ गया, t आ गया 0 से 1।
तो ये कितना बना 24 प्लस 5 29t प्लस 10। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है ओवर द रेंज 0 to 1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 29t² by 2 प्लस 10t। तो ये कितना आ जाएगा 29/2 प्लस 10। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 49/2। तो ये तो बेटा मेरा निकल गया अलोंग C1। अब मुझे निकालना है अलोंग C2। C2 क्या है बेटा, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। क्या है मेरे पास 3 4 5, इसको मैंने नाम दे दिया R0 एंड R1 मैंने नाम दे दिया 3 4 0। ठीक है, तो ये क्या होगी बेटा लाइन सेगमेंट। सेम फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है आपका लाइन सेगमेंट के लिए, इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो देखो वैल्यू डालो 1 माइनस टी, R0 की जगह आ गया 3 4 5 टी, R1 की जगह आ गया 3 4 0। ठीक है, तो ये किसके बराबर आया 3 1 माइनस टी, 4 1 माइनस टी, 5 1 माइनस टी प्लस 3t 4t और 0। तो ये क्या आ गया बेटा, x कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट आपने ऐड कर दिया और y में y कोऑर्डिनेट ऐड कर दिया। ठीक है, राइट। तो ये आ जाएगा 3 4 और 5 माइनस 5t। क्लियर। तो यहां से बेटा मुझे पैरामीट्रिक इक्वेशन मिल गई, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 और z आ गया मेरा 5 माइनस 5t। अब बेटा C2 के अलोंग जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसको हम इवेलुएट कर लेंगे। ठीक है, ये है, इसको मैं लिख सकती हूँ y dx by dt, z dy by dt प्लस x dz by dt होल मल्टीप्लाइड बाय dt लिख सकते हैं। ठीक है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो बेटा, सारा आंसर t की फॉर्म में आ जाएगा। y की जगह 4 dx by dt 0, z की जगह 5 माइनस 5t, dy by dt हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। x की जगह आ गया 3, dz by dt हो जाएगा -5। ठीक है बेटा, तो ये सॉल्व करके मेरा आ जाएगा t 0 to 1 माइनस 15 dt। ठीक है, तो -15 1 का इंटीग्रेशन t 0 to 1, तो ये सॉल्व करके आ गया मेरा -15। क्लियर। तो मेरी कंप्लीट वैल्यू ओवर द c, जो मेरा क्वेश्चन था y dx प्लस z dy प्लस x dz, ये क्या होगा अलोंग C1 और अलोंग C2। अलोंग C1 का आंसर बेटा मेरा आया है 49/2 और अलोंग C2 का आंसर आया 15। तो इन दोनों को बेटा आप ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 9.5। इस तरीके से बेटा आप अपना इंटीग्रल इवेलुएट कर सकते हैं, लाइन इंटीग्रल। तो मैंने आपको इस लेक्चर में बेटा 4 क्वेश्चंस करा दिए हैं लाइन इंटीग्रल के ऊपर। अब पार्ट 2 वीडियो का आएगा जिसके अंदर मैं आपको और क्वेश्चंस भी कराऊंगी लाइन इंटीग्रल के ऊपर। ठीक है, एक कंप्लीट प्रैक्टिस के लिए काफी क्वेश्चंस की जरूरत होती है, तो मैं आपको 10-12 क्वेश्चंस करा दूंगी हर तरीके के, डिफरेंट वैरायटी के, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। तो बेटा इसके बाद की वीडियो पार्ट 2 भी जरूर देख लेना ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। टिल देन बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।